मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर, जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक नए दिन और एक नई खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे खैर आफियत से होंगे और दूसरों के लिए ना आसानियाँ भी बांट रहे होंगे। जिंदगी में हालात बदलते कुछ पता नहीं चलता, गरीब को अमीर होते हुए और अमीर को गरीब होने में कोई वक्त नहीं लगता है। और इसी तरह एक लम्हे में हमारी कामयाबी नाकामी और नाकामी कामयाबी में भी बदल सकती है। तो इसलिए अगर किसी को कभी भी आपकी ज़रूरत पड़ती है ना, तो कोशिश किया करें कि उसके काम आ सके, उनकी हेल्प कर सके। इंसानी जबलत है कि वो दो चेहरे कभी नहीं भूलता, एक मुश्किल में साथ देने वाला और दूसरा मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। इसलिए हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा हम देने वालों में से बने, हम हेल्प करने वालों में से बने। तो इसी खूबसूरत पैगाम के साथ हम आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं। इस तरह मैं पहले बात करी थी मौसम के हवाले से, तो मार्च में ही ना लाहौर में जितनी गर्मी पड़ने लग गई है, ये भी एक किस्म का रिकॉर्ड ही है। और बागों का शहर कहलवाने वाला लाहौर आजकल शदीद मौसमियाती तब्दीलियों से दो चार है, जिसकी वजह मौसम गर्मा में शदीद गर्मी और मौसम सरमा से पहले स्मॉग जैसे मसले का सामना हमें रहता है, जो खांसी, फेफड़ों के कैंसर समेत कई इतनी खतरनाक बीमारियों की वजह भी बन सकते हैं। तो इन बीमारियों में से टीबी भी एक अहम बीमारी है। लाहौरियों के लिए ये बहुत तशवीशनाक बात है कि लाहौर में टीबी के मरीजों की तादाद खतरनाक हद तक बढ़ती जा रही है। और लाहौर समेत पाकिस्तान और दुनिया भर में आज टीबी का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद लोगों में ये आगाही पैदा करना है ताकि लोगों में इसके इलाज और एहतियात के हवाले से जो पाई जाने वाली तशवीश है ना, उसको कम किया जाए। ये एक मुतद्दी यानी एक से दूसरे को लगने वाली बीमारी है और हर साल लाखों लोग टीबी जैसे मूजी बीमारी का शिकार हो जाते हैं और रोजाना तकरीबन 4,500 मरीजों को बर वक्त इलाज की सहूलत मैसर ही नहीं होती है और जिसकी वजह से वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। लेकिन नाजरीन, अगर टीबी का बर वक्त इलाज मुआलजा शुरू कर दिया जाए ना, तो मरीज बिल्कुल ठीक भी हो सकता है। तो इस बीमारी की इब्तदाई अलामात क्या हो सकती है, इलाज को कैसे हम यकीनी बना सकते हैं और एहतियात कैसे की जाए, ये सब और मजीद बहुत कुछ जानने के लिए आज हमने मधु का रखा है। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर इरफान मलिक हैं, जो कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। इरफान साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। आपने क्या? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आज हमने बात करनी है टीबी के हवाले से। हमें सबसे पहले बताइए कि टीबी की बीमारी है क्या और बुनियादी तौर पर ये क्यों होती है टीबी? देखिए, अनफॉर्चुनेटली टीबी एक ऐसी बीमारी है जिससे फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायद आज़म की भी डेथ इसी से हुई और तब से लेकर अब तक अगर आप देखें तो पाकिस्तान अभी तक इससे फाइट कर रहा है। बिल्कुल। पाकिस्तान टीबी के वो ममालिक जिनमें टीबी की मिकदार बहुत ज़्यादा है, उसमें 5वें नंबर पर है पूरी दुनिया में। तो ये बड़ी तशवीशनाक बात है। डिस्पाइट इसकी ट्रीटमेंट, इसकी इन्वेस्टिगेशन हर हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट है। दिस इज़ वेरी अलार्मिंग, क्योंकि बाज़ औक़ात वजह ये बनती है कि आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करवा पाते और बाज़ औक़ात आप ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते। तो मोस्ट लाइकली जो हम समझते हैं जो टीबी की वजूहात हैं जिसकी वजह से हम इसको ओवरकम नहीं कर पा रहे, उसमें सबसे बड़ी वजह तो गुर्बत है। गुर्बत की वजह से एक लोगों का छोटे घरों में एक घर में 10-10 लोगों का इकट्ठे रहना, फिर खुराक का अच्छा ना होना, ये मेन वजूहात है। इसकी अलामत जो है टीबी की, ये 80% तो फेफड़ों को इन्वॉल्व करती है। ठीक है। उसके अलावा 20% ये किसी भी ऑर्गन को इन्वॉल्व कर सकती है। अच्छा। लिम्फ नोड, आपके ब्रेन, बोन, हार्ट, किडनी, इंटेस्टाइन, किसी ऑर्गन को भी इन्वॉल्व कर सकती है। ये बेसिकली ट्रांसफ़र तो बाय कफिंग होती है और उसके बाद ये लंग्स में जाती है और अगर आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ा स्ट्रॉन्ग है तो कुछ अरसा तो शायद आप में वो अलामत नहीं आई, लेकिन अगर आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ा कम हो जाए, जिसकी मल्टीपल वजूहात हो सकती हैं, शुगर भी हो सकती है, स्मोकिंग भी हो सकती है और रिस्क फैक्टर भी हो सकते हैं, तो फिर ये अपनी अलामत देना शुरू कर देती है। क्योंकि फेफड़ों में ज़्यादा मौजूद होती है तो इसकी सबसे कॉमन जो अलामत है वो खांसी का 2 हफ्ते से ज़्यादा होना, बलगम का आना, बलगम में खून का होना, भूख कम लगना, ठंडे पसीने आना, ठीक है, और वजन कम होना। ये इसकी क्लासिकल अलामत है जो कि 80% लोगों में मौजूद होती है। और अगर ये अलामत है तो फिर आपको अपने डॉक्टर से रजू करना चाहिए। लेकिन जैसे अभी डॉक्टर साहब आपने डाइट के हवाले से बात की है कि डाइट की वजह से भी ये चीज़ हो सकती है, टीबी का शिकार हो सकता है। किस तरह की डाइट से हम इसका शिकार हो सकते हैं? देखिए, बैलेंस डाइट हम जिसकी बात करते हैं, डाइट हम उन गरीब लोगों की बात करें जिनके पास खाने को रोटी भी मुयसर नहीं है। अगर आप कोई बैलेंस डाइट रखें तो फिर यूजुअली आप में क़ुव्वत मुदाफ़ा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, बच्चों में भी होने की वजह यही होती है कि उनकी डाइट बैलेंस नहीं रहती। तो बैलेंस डाइट होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे बताइए ये किन ज़्यादा उम्र के लोगों को होती है? क्या किसी भी उम्र में ये हमें हो सकती है बीमारी लाहक? ये यूजुअली अडल्ट्स में ज़्यादा होती है।
अच्छा। लेकिन अगर हम डाटा देखें स्टैटिस्टिकली तो एक मुताबिक अंदाजे के मुताबिक पूरी दुनिया में तकरीबन 1 करोड़ लोग इसका शिकार होते हैं हाँ। और 15 लाख लोगों की डेथ होती है, जिसमें से 6 लाख मर्द हैं और 3 से 3.5 लाख ख़वातीन हैं और 1 लाख के करीब बच्चे शामिल हैं। सो ज़्यादा ये अडल्ट वर्किंग क्लास को ज़्यादा मुतासर करता है। लेकिन ये बढ़ती क्यों जा रही है, इस पे हम काबू क्यों नहीं पाया जा रहा? जैसे आपने कहा कि हर हॉस्पिटल में ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका ट्रीटमेंट भी है, इसकी तशखीस भी हो जाती है, फिर भी ये बढ़ती जा रही है। देखिए मैडम, अच्छा आपने सवाल पूछा। अनफॉर्चुनेटली आई पर्सनली बिलीव इशू ये है कि ये एक कलंक का टीका है। अगर आपको टीबी हो गई है तो वी वांट टू हाइड दैट। पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट मैंने ये देखी है कि अगर आपको टीबी का अलामत आना शुरू होती हैं, आप पहले उसको इग्नोर करते हैं। एग्जैक्टली। इग्नोर करने के बाद अगर आपको कोई टीबी कह देता है टीबी है, तो आप कोशिश करते हैं कि वो आपको ना ही जाना पड़े और कोई देसी टोटकों से आप इसको इलाज करें। और जब इलाज शुरू हो जाता है उसके बाद भी एक बड़ा इशू है, या इलाज शुरू हो जाता है तो 2-3 हफ्ते में पेशेंट समझता है मैं बिल्कुल बेहतर हो गया और वो दवाई छोड़ देता है। अच्छा। और उसके बाद वो इतनी क्रिटिकल कंडीशन में आता है कि देखें अभी तक पाकिस्तान में तकरीबन 40,000 डेथ होती हैं 1 साल में, जो कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत इसकी बड़ा ट्रीटमेंट का जो figure है ये। सक्सेस है ना वो 93-94% है, विच इज सिग्निफिकेंट, यानी अच्छा। इतना सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है। तो मैं तो यही समझता हूँ कि हम इसमें लेट लोग हमारे पास आते हैं, अच्छा। जितना अर्ली आ जाए उतनी रिकवरी अच्छी। और अगर लेट आते हैं तो फिर क्या चांसेस? लेकिन लेट आने में यूजुअली होता ये है कि उसके ऑलरेडी लंग्स, अगर लंग्स की है तो बहुत डैमेज हो चुके होते हैं कि उनका रिवर्सल में टाइम लग जाता है। ओके। फिर ये यूजुअली लोग वो होते हैं जो कुव्वत मुदाफ़ा जिनमें ऑलरेडी कम होती है, लाइक क्रॉनिक डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं, और मोस्टली देखें एक चीज़ स्मोकर्स में बहुत कॉमन होती है, उनमें बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर जिनमें किडनी का इशू होता है, जिनमें लिवर का इशू होता है, जिनमें हार्ट का इशू होता है, तो ये लोग क्योंकि ऑलरेडी कंप्रोमाइज़ होते हैं तो फिर इसी वजह से ही यूजुअली इन लोगों की डेथ होती है। तो फिर इससे बचा कैसे जा सकता है? मतलब एहतियाती तदाबीर भी तो इख्तियार करनी चाहिए कि हम इस मर्ज का शिकार ही ना हो। देखिए एहतियाती तदाबीर, एक तो इसकी हम वैक्सीनेशन लगाते हैं, आपको शायद पता हो बचपन में जो एक BCG की वैक्सीनेशन स्कार लगाया जाता है, वो तो अब खैर मैंडेटरी हर बंदा लगाता है। लेकिन जब आपको अलामत हो तो उसको लाइट ना लें। अच्छा। अगर ये अलामत हैं कि आपको बुखार हो रहा है, आपको खांसी है, आपका वजन कम हो रहा है, ठंडे पसीने आ रहे हैं, और स्पेशली अगर आपको पता है कि मेरे एक ऐसे शख्स से कांटेक्ट था जिसको टीबी है, तो बगैर किसी शक के आपको डॉक्टर से रजू करना चाहिए। और अगर आप एक सिंपल टेस्ट जिसको हम एक्सरे कहते हैं वही करवा लें तो वही काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होते हैं कि डॉक्टर अगला स्टेप ले सके। तो अगर आपको अलामत है तो डॉक्टर से रजू करें। और अगर जब आपको दवाई दे दी जाती है तो प्लीज़ उसका कोर्स है 6 महीने से 9 महीने से 12 महीने तक, उसको पूरा करें, उसको बीच में ब्रेक ना लगाएं। लेकिन ये क्या इसकी स्वेरिटी भी डिपेंड करता है इसकी टीबी की? इसके ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन के लिए ट्रीटमेंट ड्यूरेशन डिपेंड करता है कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है। अच्छा। अगर तो ब्रेन की टीबी है तो उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, उसको हम यूजली 12 महीने देते हैं। बोन की है तो उसको 9 महीने देते हैं। अगर फेफड़ों की है तो हम उसको 6 महीने देते हैं। तो ये डिपेंड करता है किस ऑर्गन की टीबी है, उस पर हम डिसाइड करते हैं। तो फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है? सिर्फ दवाइयाँ खानी पड़ती हैं? जी बिल्कुल, इसका ट्रीटमेंट मेडिसिन है और उतना ही इंपॉर्टेंट इसके साथ डाइट भी है। दोनों को कंबाइन लेके चलना पड़ता है। देखिए ट्रीटमेंट तो इसका बहुत ही सिंपल हो चुका है। आज से कोई 10-15 साल पहले चले जाएं तो जब हम किसी शख्स को टीबी कहते थे तो उसके बाद जो उसको दवाइयाँ दी जाती थी वो कुछ तकरीबन 12 से 16 होती थी। अब ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयों की मिकदार 4 हैं और वो सुबह नाश्ते से पहले ली जाती हैं। ठीक है। और उसके वो 2 महीने बाद हम उस कोर्स को चेंज कर देते हैं और दवाइयों को बदल देते हैं। और कोर्स पहला 2 महीने उसको इंटेंसिव फेज कहते हैं, अगले 4, 7 या 10 महीने डिपेंड अपॉन कौन सी टीबी है हम उसको कंटिन्यूशन फेज कहते हैं। ठीक है। और ये सारी जो ट्रीटमेंट है सेम क्वालिटी की एवरी टर्शियरी केयर हॉस्पिटल, इवन DHU और BHU में भी अवेलेबल है। सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको अगर गवर्नमेंट सेटअप से भी मेडिसिन मिल रही है तो आपको लेनी चाहिए। उसकी एफिकेसी, उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन बाय WHO। लेकिन अगर दरमियान में ही जो ट्रीटमेंट के दरमियान में ही बहुत से लोग, जैसे आपने कहा कि दवाइयाँ खाना छोड़ देते हैं, तो क्या फिर उन्हें दोबारा से शुरू करना पड़ता है अपना ट्रीटमेंट? जी, ये लोग जो दवाइयाँ खाना छोड़ देते हैं कुछ अर्से बाद, इनमें 2 तरह की एक टीबी होती है। एक होती है ड्रग सेंसिटिव टीबी, वो टीबी जो नॉर्मल दवाइयों से जो कि ख़त्म हो सकती है, उसको ड्रग सेंसिटिव कहते हैं। ठीक है। जो लोग दवाई लेने के बाद छोड़ देते हैं टीबी, उनमें वो टीबी होती है जिसको ड्रग रेजिस्टेंट टीबी कहते हैं, और ये ज़्यादा ख़तरनाक है। जो ड्रग सेंसिटिव टीबी है उसका कोर्स मिनिमम 6 महीने का है। जो रेजिस्टेंट टीबी है उसका कोर्स मिनिमम 12 महीने और मैक्सिमम 18 से 24 महीने तक जा सकते हैं। अच्छा। जो ड्रग सेंसिटिव टीबी है उसका सक्सेस रेट 94% है। जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है वो 75 to 80% है। दोनों में बहुत फ़र्क है। तो और वो उसमें दवाइयों की मिकदार बहुत ज़्यादा है। तो दवाइयाँ छोड़ने का जो डिसीजन है वो डॉक्टर नहीं करना है। अगर वो कहता है तो आप छोड़ सकते हैं, अगर वो कहता है कंटिन्यू रखना है तो आपने कंटिन्यू। लेकिन जैसे आप बात कर रहे हैं कि ड्रग रेजिस्टेंस टीबी जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसकी क्या वजह है? देखिए उसमें यूजुअली वो जरासीम जो हमारी नॉर्मल दवाइयाँ हैं उससे रेजिस्टेंट होता है। अच्छा। और हमें उसमें इंजेक्टेबल भी इंजेक्शन फॉर्म में भी देनी पड़ती हैं और दवाइयाँ ज़्यादा देनी पड़ती हैं और ये कॉस्टली मेडिसिन है।
इंटरेस्टिंगली ये भी अवेलेबल है इन गवर्नमेंट सेटअप। अच्छा, सेटअप free कम of है, cost फ्री या ऑफ फिर कॉस्ट, पैसे? फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसमें तो एक इंसेंटिव भी है, यानी अगर किसी शख्स को ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो जाती है तो वो 2 महीने बाद उसको बुलाया जाता है, 2 महीने बाद उसको सारे टेस्ट को रिवाइज किया जाता है, अच्छा, उस शख्स का ख्याल रखने वाले को भी राशन दिया जाता है, उस शख्स को भी राशन दिया जाता है। तो ये सबसे बड़ा इंसेंटिव हमने देखा कि लोगों का फॉलोअप उस सिस्टम में ज़्यादा है। ये सारे जो प्रोग्राम हैं ये फॉरेन फंडिंग से, WHO इसमें अच्छा, सबसे ज़्यादा रोल प्ले ठीक करता है। है। लेकिन फिर मुझे बताइए कि जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि ये फैलती है, ये एक दूसरे से एक शख्स से दूसरे शख्स में फैलती है, किस तरह फैलती है और कितनी जल्दी ट्रांसमिट होती है? अब कोरोना के हवाले से तो हमें पता चल गया कि कितनी जल्दी फैलता है, लेकिन इसके बारे में आगाही नहीं है लोगों को। जैसे आपने कहा कि एक टैबू बना लेते हैं और उसको छुपा के रख देते हैं। एग्जैक्टली, देखिए एक शख्स को अगर टीबी है तो वो एक साल में 10 से 15 लोगों का इसका शिकार करता है। आपने बताया कि पाकिस्तान में 6 लाख, तकरीबन 5,72,000 लोग इसका शिकार होते हैं, तो आप खुद अंदाज़ा कर लें। ये 5,72,000 जो लोग हैं ना, ये सारे हमें रिपोर्ट नहीं करते। हमें रिपोर्टिंग करने वाले लोगों की तादाद सिर्फ 2,76,000 है। अच्छा, ये जो बीच में लॉस्ट फिगर है, ये वो फिगर है जो इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखती है। ओके, तो ये वही लोग हैं जिनको खांसी होती है, वो इग्नोर करते हैं। लेकिन जब आपकी क़ुव्वत मुदाफ़िअत सीखे, और हर बंदा जिसको टीबी है वो 99% वो शख्स सारी अलामत नहीं देगा। वो जो जिसकी क़ुव्वत मुदाफ़िअत अच्छी है वो तो इसको कफ करके कफ आउट करेगा और किसी हद तक वो बेहतर रहेगा। हो सकता है वो शख्स एक कमरे में वो लोग रहे हों और उस कमरे में बाकी लोगों को वो कर चुका और फिर वो एक साइकिल चल जाता है। ओके, तो इस वजह से इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि क्योंकि उसको खुद अलामत वो फील नहीं करता। जैसे कोविड में तो हमने इतना अवेयर कर दिया कि लोगों को पता हो गया था कि जी ये अलामत है, तो हमें कोविड की है, तो वो डॉक्टर से रुजू करना शुरू हो गए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतने सालों से हम इस डिजीज से फाइट कर रहे हैं, लेकिन लोग इसकी अलामत को सीरियस लेते ही नहीं, और इस वजह से इसका स्प्रेड बहुत ज़्यादा हो चुका होता है। देखिए आपने अपने एरियाज़ देखें, जो आपके एरियाज़ हैं, रूरल एरिया या कुछ अर्बन एरिया, वहाँ पे तो एक कमरे में 10-10 लोग रहते हैं। मजदूर जो तबका है उसको तो कोई ख्याल नहीं है कि उसने कैसे वेंटिलेशन को मेंटेन रखना है, उसने कैसे डाइट को बेहतर करना है। तो उन लोगों में ये बीमारी ज़्यादा देखी जाती है। लेकिन डॉक्टर इरफान मुझे ये बता दें कि ये अगर एक दफ़ा इसकी तशख़ीस हो जाती है, पूरा ट्रीटमेंट भी जो शख्स ले लेता है, क्या उसके बाद भी उसको ये मर्ज दोबारा से हो सकता है? उसके बाद उसको इस मर्ज के दोबारा होने के उतनी चांसेस हैं जितने पहली दफ़ा है। अच्छा, देखिए ये वह डिजीज़ है जिसके साथ आपने वर्ड लिखा होता है ये काबिल इलाज है। हाँ, हम ऐसे नहीं कहते क्योरेबल डिजीज़, बहुत कम डिजीज़ है जिनको हम क्योरेबल कहते हैं। ठीक है, सो ये टोटल क्योरेबल डिजीज़ है। ओके, हो गई, ट्रीटमेंट लिया तो यूजली ये 94% क्योर हो जाती है। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप ऐसी बीमारी से फाइट कर रहे हैं जिसकी तशखीस, जिसका इलाज मुफ्त है और जो क्योरेबल है, तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जितना आप डिले करते हैं उतना आप कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। मतलब जितने अर्ली स्टेज पे इसको पकड़ लिया जाए, इसकी तशखीस कर ली जाएगी, उतनी ज़्यादा क्यूरेबल हो सकती है। अगर इसको इनिशियल स्टेज पे ना पकड़ा जाए, लेट हो जाए, तो इसको पकड़ना या इसकी तशखीस करना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। प्रोफेसर इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद थे। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए हैं। और टीबी के हवाले से हम बात कर रहे थे जनाब, ये भी बहुत ज़्यादा ऐसी बीमारी है जो पाकिस्तान में बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है, और इसके कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स थे जो आपके साथ हमने शेयर किए हैं। बहुत सारी मिथ्स थी जो जिनके हवाले से हमने बात की है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए सेल्फ केयर के हवाले से, तो मौसम अंगड़ाई ले रहा है और गर्मी बढ़ती ही जा रही है। शादियों का सीजन भी है, तो ऐसे में मौसम में अपनी स्किन को तरोताज़ा कैसे रखा जाए, चेहरे की रौनक कैसे बरकरार रखी जानी चाहिए, एक अहम मसला बनता जा रहा है। क्योंकि मौसम गर्मा के आते ही ना हमारे स्किन और बालों से मुतालिक बेशुमार मसाइल हमारे सामने आ जाते हैं, और मौसम गर्मा में चलने वाली गर्म लू की वजह से बाल बेरौनक हो जाते हैं और खुरदरे भी होना शुरू हो जाते हैं। तो बालों का गिर जाना या सफ़ेद हो जाना भी एक मसला बन चुका है। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि मौसम गर्मा में हमने अपनी स्किन की हिफाजत कैसे करनी है, बालों की रौनक कैसे बरकरार रखनी है, और जो बालों में खुरदरापन आ जाता है और बेरौनक से हो जाते हैं, उनसे हमने कैसे छुटकारा हासिल करना है। इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रुखसाना इबाद, है हेयर
केयर एक्सपर्ट हैं। रुखसाना, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आज जैसे मार्च के महीने में हम देखते थे ना इतनी गर्मी पड़ी होती थी और ना ही इतनी सर्दी पड़ी होती थी, मॉडरेट सा मौसम होता था, लेकिन अचानक से ही गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने शुरू हो गई है, जिसकी वजह से हमारी स्किन तो इफेक्ट हो ही रही है, हमारे बाल भी डैमेज हो रहे हैं। तो आज हमने बात करनी है, ज़्यादातर हमारा फोकस रहेगा बालों पे कि बालों की एहतियात हमने कैसे करनी है। जैसे ही मौसम चेंज होता है, तो अब सर्दियाँ चली गई हैं, गर्मियाँ आ रही हैं, बल्कि आ चुकी हैं, तो क्या क्या एहतियात हमने लाजमी करनी है? गर्मी में एक वैसे ही आदत हो जाती है, सर्दियों में चूँकि आदत छूट जाती है पानी पीने की, तो आपके लिए एक सरप्राइजिंग एलिमेंट होगा कि पानी बालों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। पानी का इंटेक बालों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। स्किन के लिए तो है ही, मगर बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। स्कैल्प अगेन हमारी ज़ाहिर स्किन है, बॉडी स्किन है, सो पानी का इंटेक ज़्यादा रखें, दोनों के लिए अच्छा है, स्किन के लिए भी और बालों के लिए भी अच्छा है। अब बालों के लिए हम मोस्टली ये समझते हैं कि हमें बालों को मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत, मॉइस्चराइज़ करना है, ऑयलिंग करनी है, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा कि बालों को हाइड्रेशन की भी ज़रूरत है। बालों को भी हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है। दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। नरिशमेंट भी चाहिए जो हम ऑयल की फॉर्म में देते हैं, और हाइड्रेशन भी चाहिए होती है। सो उसके लिए अगर हम अपने पुराने टोटकाज में देखें तो दही है, उसमें पानी का एलिमेंट भी होता था, और ऑयल मक्खन वाला एलिमेंट भी, उसमें दोनों चीज़ें मिल जाती थी। इसी तरह बनाना है या कोई भी और मास्क जो घरों में बनाते थे, तो उसमें एक एलिमेंट मिला करता था। और अब हम मॉडर्न हो गए हैं, तो हम मास्क लगाते हैं, हेयर मास्क लगाते हैं, तो उसमें भी क्या है कि आपको दोनों चीज़ें मिल रही होती हैं। सो ये ज़रूर ध्यान रखिए कि स्किन है या हेयर है, उसके लिए दोनों चीज़ें चाहिए, हाइड्रेशन भी चाहिए और नरिशमेंट भी चाहिए। तो दोनों चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। एवरी वंस इन अ वाइल ज़रूर मास्क लगाएं, चाहे घर में कोई केला मैश किया, अंडा में उसमें मिक्स किया है, उसका मास्क लगा लिया, वो बालों का खुरदरापन ख़त्म करता है। दही बहुत अच्छा है, योगर्ट हमेशा से यूज़, हमारे बड़े शरीर में तो हमेशा से यूज़ हो रहा है, उसमें थोड़े से चंद कतरे ऑलिव ऑयल या सरसों का तेल, हमारा जो लोकल मशहूर तेल है, वो डाल लिया, सो वो बहुत अच्छा है एज हेयर मास्क। वीक में एक दफ़ा इनफ है। सो ये चीज़ मतलब ये जो टोटके हमारी अम्मी और दादियाँ नानियाँ किया करती थी, ये अच्छे होते थे और उनके अभी तक बाल बहुत अच्छे लगते हैं। बिल्कुल ऐसा है, और हम लोग नहीं करते तो इसलिए हमारे खुरदरे हो जाते हैं। लेकिन मुझे बताइए, जो रोज़ाना की बुनियाद पर जिन्होंने मतलब ऑफिस जाना है, बालों को हेयर स्टाइलिंग करवानी है, वो क्या करें फिर? क्या रोज़ाना की बुनियाद पर उन्हें इस तरह के हेयर मास्क या ऑयलिंग करवानी चाहिए? एक तो जब भी हेयर वॉश करने हैं, ऑयलिंग करें, वो अच्छा है, वो तो अच्छा है कि बजाय इसके कि बिल्कुल नहीं करें, वो ऑयलिंग करें। और दूसरा, जो हमने हमारा एक लाइफस्टाइल अच्छा हो गया है एक ख़ास अंदाज में, वो इस तरह से कि हम शैम्पू तो करते ही हैं, लेकिन हम कंडीशनर यूज़ करते हैं। तो काफ़ी हद तक वो जो हमें हाइड्रेशन चाहिए वो भी देता है बालों को। और अब तो एक ख़ास अंदाज में आर्गन ऑयल और इस तरह से मुख्तलिफ चीज़ें कंडीशनर में, ऑयल्स भी नरिशमेंट के लिए ऐड होते हैं, शिया बटर बेस भी मिल जाते हैं कंडीशनर, तो उनमें हैं एलिमेंट सब नरिशमेंट के, तो दोनों मिल जाता है। सो बालों के लिए वो डे टू डे उसको मेंटेन रखना भी इजी है, और वीकेंड्स पे मास्क लगाए जा सकते हैं। ठीक है। और जैसे अभी आपने बात की शिया बटर के हवाले से, तो गर्मियाँ आ चुकी हैं, तो क्या गर्मियों में भी यूज़ कर सकते हैं इसको? अगर प्योर शिया बटर मास्क है तो वो थोड़ा सा हैवी में भी फील हो, ग्रीसी फील हो, बट अगर कंडीशनर में एडेड है तो वो फील नहीं होगा सच के बहुत हैवी है। और कंडीशनर आपको पता है कि हम सिर्फ रूट्स पे लगाते हैं, जहाँ खुरदरापन ज़्यादा, सॉरी रूट्स हम एजेस पे लगाते हैं, रूट्स पे नहीं लगाते, टिप्स पे लगाते हैं, तो वो वहाँ तो वैसे ही खुरदरापन होता है, उसको हमें वैसे ही वो सॉफ्ट करने की ज़रूरत होती है। तो कंडीशनर में कोई मसला नहीं है कि कंडीशनर या मास्क में कहीं ऐड है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। प्योर शिया बटर मास्क है तो मे बी कुछ लोगों को वो हैवी फील हो के समर्स हैं तो वो हैवी है। अब जैसे हमारी स्किन की टाइप्स है, इस तरह हमारे बालों की भी टाइप्स होती हैं क्या? होती हैं, बिल्कुल होती हैं। तो फिर उसके लिहाज से हमें फिर प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए? बिल्कुल ऐसा ही है। अगर बाल ड्राई हैं बिल्कुल, तो आपको प्रोडक्ट लेते वक्त देखना है कि उसमें ऑयल का एलिमेंट, नरिशमेंट का एलिमेंट ज़रूर हो, वो बालों को ज़्यादा ड्राई नहीं करता हो। और चूँकि पीछे बनाने में, मेकिंग में भी ये फैक्टर देखा जाता है कि अगर ड्राई बालों के लिए तो उसमें क्लिनजिंग का एलिमेंट ज़्यादा नहीं हो, उसकी बजाय वो, और वो उसकी एक सादा सा मैं ये बता सकती हूँ कि मिल्क बेस्ड जो
शैम्पूज हैं, वो उस तरह के, वो बजाय इसके कि जेल बेस्ड क्लैरिफाइंग टाइप शैम्पूज इस्तेमाल किए जाएं। इसी तरह अगर ऑयली स्कैल्प है या ऑयली हेयर है तो उसके लिए फिर वही जेल बेस्ड शैम्पूज और इस तरह की चीज़ें जो कि उसको ज़्यादा वॉश कर दें, उसमें क्लिनजिंग का एलिमेंट ज़्यादा होगा और उसमें ऑयल का एलिमेंट बिल्कुल नहीं होगा, नरिशमेंट बिल्कुल नहीं होगी। सो इस तरह से होता है मेकिंग में। और अब लेते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि आपने किस किस्म की प्रोडक्ट पढ़ लें के ऊपर कि आपके सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। किस टाइप के लिए ऊपर मेंशन होता है कि ड्राई टू ऑयली, नॉर्मल टू ड्राई, इस तरह से मेंशन होता है जब प्रोडक्ट बाय करने जाते हैं, स्पेशली शैम्पू और कंडीशनर पे। एग्जैक्टली। और दूसरा नुकसान, आज इस बारे में हमने बात करनी है बालों के हवाले से कि बहुत से आजकल इवन ये बहुत कॉमन हो चुका है मसला कि ग्रे हेयर्स होना शुरू हो जाते हैं बहुत जल्दी, चांदी आना शुरू हो गई। पहले तो हम देखते थे कि जब हम बूढ़े होते थे तब हमारे बालों में चांदी उतरती थी, अब तो बच्चों के सर में भी वाइट बाल या जिनको ग्रे हेयर्स कहते हैं, इसकी क्या वजह है? स्ट्रेस। मुझे बालों से जितने भी मसले जुड़े हुए हैं ना वो सब स्ट्रेस से रिलेटेड ज़्यादा फील होता है मुझे पर्सनली। अच्छा। क्योंकि आज के दौर में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इवन जो छोटा सा 4 साल का बच्चा है उस पर भी स्ट्रेस है कि उसने स्कूल जाना है, तो उस पर भी स्ट्रेस है। सो बाल गिरते हैं, बाल ग्रोथ अच्छी नहीं है, झड़ते हैं। एक तो हमारी डाइट अच्छी नहीं है, वो तो ऑब्वियस है कि जो पहले हमारी अम्मियाँ दादियाँ थी उनकी डाइट और हमारी जो वो नरिशमेंट उस तरह की हमें नहीं मिल रही है। एक तो फैक्टर वो है ही है। लेकिन उसके बाद जाहिर है दूसरा फैक्टर जो है वो स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है कि बाल जो है वो वाइट हो जाते हैं। फिर जाहिर है डाइट तो है ही है, वो तो बॉडी में इनटेक अच्छा नहीं है तो उसी वजह से। सो जो बालों का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वो केराटिन और प्रोटीन से मिलके बाल जो है वो बना होता है। सो अब प्रोटीन बेस्ड जितनी भी डाइट है वो इंक्लूड की जा सकती है। अंडे लिए जाएं, नट्स लिए जाएं, पालक बहुत अच्छी है जो आम तौर पे हमारे यहाँ पाकिस्तान में आजकल यूथ स्पेशली खाना छोड़ गई है, सो वो बहुत अच्छी है। सो ऐसी डाइट लेनी चाहिए ताकि वो जो अर्ली एजिंग स्टार्ट हो रही है फिर हमारी डाइट ऐसी है कि हमें मुकम्मल विटामिन्स और मिनरल्स वो नहीं मिल रहे। एग्जैक्टली। तो हमें ज़रूर ऐसे विटामिन्स पिल्स की फॉर्म में लेने चाहिए। अच्छा, मल्टीविटामिन्स जो होते हैं वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके, और कुछ जर्नल भी मिलते हैं ओवर द काउंटर, वो भी आप मेडिकल स्टोर पे जाके ले सकते हैं। तो नेल, हेयर और स्किन के लिए जर्नल मिलते हैं, वो मिक्स तीनों के कमांड, तो वो लिए जा सकते हैं और पहले से उसको एज प्रिकॉशन लिए जा सकते हैं कि डेफिशिएंसी नहीं हो और फिर बाल ग्रे नहीं हो। जब एक दफा ग्रे हो जाते हैं तो फिर उनको रिवर्स तो नहीं किया जा सकता। फिर तो वो डाइज हैं और वो एक अलग केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं जो कि फिर ज्यादा नुकसान देती हैं बालों को। और हेयर कलर जैसे आपने बात कर लिया है कि अब तो बहुत कॉमन हो चुका है, लड़कियां बहुत ज्यादा करवा रही हैं जिसकी वजह से डैमेज और ज्यादा हो रहे हैं। बिल्कुल। तो फिर उनको किस तरह अपने बालों की टेक केयर करनी चाहिए अगर जो लोग डाई करवाते हैं? उसके लिए फिर जाहिर है ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। ऑयलिंग अच्छी करें, अच्छे मास्क यूज़ करें। मास्क बहुत बहुत हेल्पफुल हैं कि जो डैमेज उससे होता है उसको रिपेयर करने के लिए। प्रोटीन मास्क हैं, जैसे एग है उसी का मास्क घर में भी बनाया जा सकता है, बाहर बाजार में बने बनाए भी मिल जाते हैं मार्केट में, वो भी लिए जा सकते हैं। तो उसकी उतनी फिर केयर ज़्यादा करें क्योंकि बाल डैमेज हो जाता है, उसको हम 100% रिपेयर तो नहीं कर सकते बाल को, वैसा तो नहीं होता दोबारा, लेकिन एटलीस्ट ये कि हम उसको मज़ीद डैमेज से और ब्रेकेज से बचा सकते हैं। रूखे और बेजान खुरदरे वो फिर टूटेंगे, लेकिन जब हम उसको नरिशमेंट देते रहेंगे, जब हम उनको प्रोटीन मास्क लगाते रहेंगे तो वो खुरदरे नहीं होंगे और वो ब्रेक नहीं होंगे सेंटर से। तो इस तरह से हम उसको। लेकिन बहुत से मैंने देखा है कि शिकायत करते हैं लोग कि हम लोग शैम्पू भी कर लें फिर भी हमारे बालों में एक कह लें कि बेजान से होते हैं, शाइनी बाल नहीं हमारे होते, ऐसी क्या वजह है? कौन सा फिर हमें शैम्पू यूज़ करना चाहिए? शैम्पू तो अब ये आप स्पेसिफिक तो नहीं बता सकते, जाहिर है हो सकता है कि उनके बाल बिल्कुल ड्राई हों और वो शैम्पू ऐसा यूज़ कर रहे हों जो कि और ड्राई कर रहा हो। और SLS आजकल तो बहुत मशहूर हो गया है, लोगों में ये एक अवेयरनेस भी आ गई है कि जो सरफेक्टेंट्स हैं वो असल में डैमेज कर रहे हैं बालों को। वो अगर हम उर्फ़े आम में एक वर्ड यूज़ करें तो वो डिटर्जेंट्स हैं बेसिकली, तो वो भी डैमेज कर रहे होते हैं। सो चूँकि मैं ऑर्गेनिक वर्ल्ड से कनेक्टेड हूँ और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती हूँ, तो वो उसके अल्टरनेटिव्स हैं
जो कि बालों को इस हद तक खुरदरा और डैमेज नहीं करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, जिस तरह हम अपनी स्किन की हिफाजत करते हैं उसी तरह हम जैसे ही मौसम बदलता है तो हमें अपने बालों की भी हिफाजत करनी चाहिए। हमारी जो रूटीन होती है उसमें से कुछ चीज़ें हमने निकालनी होती है, कुछ चीज़ों को हमने ऐड ऑन करना होता है। रुखसाना इबाद हमारे साथ मौजूद थी, हेयर केयर एक्सपर्ट है। रुखसाना, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आई हैं और बालों के हवाले से हम बात करते हैं कि किस तरह हमें एहतियात करनी है, किस तरह उनकी केयर करनी है, कौन कौन सी डाइट हमें जो है वो लेनी चाहिए ताकि हमारी बालों की सेहत अच्छी रह सके। तो यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, तो मुल्क की सियासत में ना इस वक्त खलबली मची हुई है। ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान इस वक्त दंगल जारी है और हर बदलते लम्हे के साथ साथ ना सूरत हाल तेजी के साथ बदल रही है। मुत्तहिदा ऑपोजिशन की जानिब से खान सरकार के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पेश की जा चुकी है और उसके बाद मुमकिना नंबर बुज़दार सरकार का भी आने वाला है और हुकूमत दावे कर रही है कि ऑपोजिशन को बड़ी शिकस्त होगी और ऐसे ही दावे ऑपोजिशन की जानिब से भी किए जा रहे हैं। तो तहरीके अदम एतमाद पर वोटिंग से पहले हुकूमत की जानिब से 10 लाख लोग जमा कराने का ऐलान सामने आया, तो पीडीएम ने भी 20 लाख लोग लाने का दावा किया और आज यानी कि 24 मार्च को आप सबको पता है कि लाहौर से लॉन्ग मार्च शुरू करने का ऐलान किया गया था, लेकिन अब पीडीएम का जो लॉन्ग मार्च है वो 2 रोज के लिए मौखर करने का फैसला सामने आया है। लॉन्ग मार्च अब 24 के बजाय 26 मार्च को होगा। तो लॉन्ग मार्च के शेड्यूल में तब्दीली कल होने वाले पीडीएम के अहम इजलास में की गई थी। कुछ हलकों की जानिब से ये भी कयास आराइयां की जा रही है कि 25 मार्च को हुकूमत के कुछ इत्तेहादी पीडीएम की हिमायत का ऐलान करेंगे, जिसके बाद शायद पीडीएम को लॉन्ग मार्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कयास ही कयास है हर तरफ सियासी मैदान से। मजीद क्या खबरें हैं, किसके दावों में कितनी सदाकत है, इस पे आज जनाब हमने बात करनी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अखलाक अहमद बाजवा हैं, सीनियर नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। अखलाक साहब, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र मुनीबा आपका। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अखलाक साहब, आप तो बहुत बिजी होंगे, आज अगर लॉन्ग मार्च होती तो आप उसी में बिजी होते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 दिन के लिए मौखर हो गई है। वजह बताएं हमें, क्यों मौखर हुई है? नून लीग या जो पीडीएम के अहदेदारान हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से? ये तो आज तय था कि आज लॉन्ग मार्च होना है, लेकिन जैसे ही अपोजिशन जो है ना वो अपनी रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी हिकमत अमली उन्होंने एक तरतीब दी हुई है और रोज़ाना की बुनियाद पर उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस वो करती हैं। तो ये भी एक हिकमत अमली का हिस्सा है। जब क्योंकि खान साहब ने 27 तारीख को 10 लाख लोगों को इस्लामाबाद में इज्तिमा का कहा हुआ है, जलसे का कहा हुआ है, तो इस हवाले से अपोजिशन ने जो अपनी हिकमत अमली है थोड़ी सी उसमें तब्दीली की। वो चेंजिंग इस लिहाज से की है, वो 2 चीज़ें हैं। एक तो उन्होंने कहा कि हमें अब लोगों की ज़रूरत जो है वो 28 तारीख को होगी, क्योंकि 25 को इजलास है, कल इजलास है कौमी असम्बली का, तो उसमें हाजी ख्याल ज़मान साहब जो है वो फोत हो चुके हैं, पीटीआई के रुकने असम्बली हैं, तो उनके लिए फातिहा ख्वानी होगी। फातिहा ख्वानी के बाद यही रवायत जो रही है वो यही है कि कौमी असम्बली का इजलास जो है वो मुलतवी हो जाएगा। अब स्पीकर कौमी असम्बली इसको कितना डिले करते हैं या कितना आगे लेके जाते हैं या गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी करते हैं, इस हवाले से क़यासराइयाँ जारी है। अलबत्ता अगर रूटीन वाइज देखा जाए तो फिर ये जो इजलास दोबारा होगा वो 28 तारीख को होगा। अच्छा, ठीक है। 28 तारीख को जब इजलास होगा तो उसके लिए अपोजिशन को बंदे चाहिए। उन्हें ये है, उन्हें शक है स्पीकर की जानिब से कि स्पीकर जानिबदार है और स्पीकर हो सकता है कि 28 तारीख को वोटिंग के दरमियान जब वोटिंग हो तो जो इनके मुनहरफ अरकान है पीटीआई के वो वोट दें तो स्पीकर जो है वो उनका वोट अकाउंट ना करे, या फिर हो सकता है कि उनको कौमी असम्बली के ईवान में ही ना जाने दिया जाए। अलबत्ता वो बाहर से तो अंदर जा सकेंगे कौमी असम्बली में, लेकिन कौमी असम्बली के ईवान में ही ना उनको पहुँचाया जाए। ये खदशात हैं अपोजिशन को। इस लिहाज से उन्होंने हुकूमत पर प्रेशर डालने के लिए, दबाव बढ़ाने के लिए अपनी स्ट्रेटजी चेंज की। और दूसरा उनका एक और जो हमारे जो उनके अंदरूनी ज़राए हमें बता रहे हैं कि हुकूमत उन्होंने ये अपनी हिकमत अमली तब्दील करते हुए कि अगर ये चीज़ें होती हैं तो उसके बदले में हुकूमत की जो ये चाल है उसको तोड़ कैसे करना है। तो इस हवाले से जो आपने अभी बात की मुनीबा कि जो इनके इत्तेहादी हैं
वो हुकूमत छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे और ही ये है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो लोग इस वक्त। बिल्कुल आप देखें ना, इस वक्त जो हुकूमत की पोजीशन है अददी एतबार से देखा जाए तो वो 178 है, ठीक है, उस पर वो खड़े हैं। ठीक है। उसमें इत्तेहादियों के जो नंबर्स हैं, जिसमें मुस्लिम लीग काफ है, उसके जो हैं वो 5 हैं, ओके। 7 एमकेएम के हैं, ठीक है। और 3 जो हैं वो बाप पार्टी के हैं। तो इस तरह अगर सिर्फ इन्हीं के लगा लिया जाए तो उस लिहाज से जो है वो इनको अगर ये अलहदा हो जाते हैं तो हुकूमत जो है ना वो वज़ीर आज़म जो है ना वो उनकी हुकूमत रहेगी नहीं रहेगी। तो क्या इस वजह से ही लोगों ने तो क्या मौखिर किया है कि कोई पता ना हो कि लॉन्ग मार्च करने की जरूरत ही ना पड़े हमें? बिल्कुल, ये उनकी हिकमत अमली है। आप देखें कि जब से ये तहरीक इत्मीद का मामला हुआ है, हमें अपोजिशन की जो हिकमत अमली है वो वाज़ेह नजर आती है। हाँ। और वो अपने पत्ते टर्न बाय टर्न शो कर रहे हैं। और जबकि हुकूमत की जानिब से जो कहा जा रहा है वो सिर्फ दावों तक ही महदूद है। मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि ये जो क्यासरियाँ की जा रही हैं हुकूमत की जानिब से, आप पहले दिन को देखें कि जब अदम एतमाद से पहले हुकूमती वज़रा जो हैं वो क्या कहते थे, वो कहते थे लाएं जी तरीके अदम एतमाद, 2 दिन में हम फैसला कर देंगे, हमारे बंदे पूरे हैं, हमें तो किसी की जरूरत नहीं है, ये तो इनको मुंह की खानी पड़ेगी, ये जैसे ही जमा कराएंगे हम 2 दिन में इजलास बुलाएंगे, हमारे बंदे पूरे हैं, बल्कि ज्यादा। तो अभी भी बाजवा साहब वो अभी भी कह रहे हैं कि इनको बुरी तरह शिकस्त होने वाली है। ये इनको मेरे ख्याल से जो ओवर कॉन्फिडेंट जो है ना वो इनको ले बैठा है। अच्छा। खान साहब को जो उनके मुशरा है उन्होंने गलत मशवरे दिए हैं मेरे ख्याल से, जो मैं अभी तक समझ सका हूँ, क्योंकि खान साहब की अभी तक जो कोई हिकमत अमली है सिवाय डिले करने की और कोई नजर नहीं आई। अब खान साहब कह रहे हैं कि ना तो मैं इस्तीफा दूंगा और मैं सरप्राइज दूंगा, बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा। और ये खान साहब की ये एक आदत भी कह लें, या खान साहब का जब अपोजिशन में थे, कंटेनर पर थे, तो हम उस वक्त भी देखते थे खान साहब लोगों को बुलाने के लिए कहते थे बहुत बड़ा ऐलान करने वाला हूँ। अच्छा। फौरी तौर पर पाकिस्तानियों पहुंचो। ठीक है। फिर ये होता था, फिर बाद में वो कहते थे मैं एक सरप्राइज है, अनकरीब वो सरप्राइज शो करूंगा, हुकूमत फारग हो जाएगी। अब भी वो ऐसा ही कर रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी ये है कि ये काफी देर हो गए या ये लेट हो गए। इन्होंने इनको जब वक्त था लोगों को मनाने का, ये उस वक्त जो है सिंध में एक रैली जो थी सिंध हुकूमत के खिलाफ वो निकाल रहे थे, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत के खिलाफ कराची से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च ला रहे थे। तो उस वक्त जो हुकूमती वज़रा का काम था कि अपने नंबर्स पूरे करने हैं, क्योंकि बाहर आप 10 लाख की बजाय 10 करोड़ लोग लिए हैं, अंदर आपने 172 पूरे आपने करने हैं। अगर आपके पूरे नहीं है तो आपकी हुकूमत नहीं रहेगी। कोई फायदा नहीं कि बाहर आप लोग 1 करोड़ अवाम भी जमा कर लें। ठीक है। और अपोजिशन ने क्या किया, अपोजिशन ने दावों की बजाय इस पर काम किया, अमली तौर पर काम किया, और उन्होंने अपने पत्ते भी जो थे वो अपने सीने के साथ लगा रखे थे। अच्छा। और यहाँ तक ये पहला मौका है मेरी सहाफ़ती कैरियर का कि आपको जो खबरों के हसूल के लिए ना बड़ी मुश्किल आई, क्योंकि अपोजिशन के सिर्फ 3 या 4 लोगों को हिकमत अमली का ओरिजिनल पता था। अच्छा। कि इन्होंने हमने करना क्या है, लेकिन वो ना तो मीडिया पे शो करवा रहे थे, कुछ भी नहीं बता रहे थे। ये हुआ पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में, और वो अपने काम में लगे रहे। अब देख लें कि अपोजिशन ने ना सिर्फ इन्होंने अपोजिशन ने कहा था कि हमारे साथ हुकूमत के नाराज अरकान की एक अच्छी खासी तादाद मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही है। हुकूमत कहती थी कि नहीं जी नहीं, हमारे बंदे पूरे हैं, बल्कि हम अपोजिशन के जो लोग हैं ना वो हमें वोट देंगे, वो हमारे साथ है। तो ये कुछ भी नहीं है। अपोजिशन ने पहला कार्ड कब शो किया, अपना पहला कार्ड सिंध हाउस में शो किया, जो उन्होंने चंद नाराज अरकान जो है वो बाकायदा तौर पर मीडिया के सामने लाए, जिन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। उसके बाद सोशल मीडिया पर वो लोग आए। ठीक है, अपोजिशन ने तो कार्ड शो कर दिया। अब आपकी हुकूमत की जानिब से हमें कोई नज़र नहीं आई। हाँ, अलबत्ता ये हुआ है कि जो वज़रा हैं वो और प्राइम मिनिस्टर खुद भी गए हैं इत्तेहादियों के पास। ठीक है। लेकिन जब वो मुस्लिम लीग काफ के पास आते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो उनकी जो मुलाकात होती है तो उसमें प्राइम मिनिस्टर उनसे कहते ही नहीं है अच्छा कि जी आप हमारा साथ दें, इस मुश्किल घड़ी में आप हमारे साथ खड़े हो। क्योंकि आप क्यों ऐसा, क्या आपको लगता है अखलाक साहब उनको बहुत ज्यादा एतमाद था कि ये हमारे साथ ही रहेंगे? मुनीबा बिल्कुल यही है। प्राइम मिनिस्टर को ऐसा या कहा गया या बताया गया, या फिर उनको उन्होंने अज्यूम किया हुआ कि तादी ये कहीं नहीं जाएंगे, अपोजिशन के जो लोग हैं वो भी मुझे वोट करेंगे। ऐसा होता नहीं है। ये 2 साल से लावा पक रहा था। 2 साल से आप देख लें कि मुसलसल जो कौमी असम्बली का इजलास है और जो मुख्तलिफ जो इनके अपने तरीके इंसाफ के
रुकने कौमी असम्बली और पार्लियामेंटेरियंस हैं वो मुसलसल हुकूमत पर तनकीद कर बिल्कुल रहे ऐसे ही थे है। कि जी हमारी लड़ाई जो है वो महंगाई से है। हाँ। महंगाई के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ करें। तो होता क्या था, जैसे ही प्राइम मिनिस्टर कोई चीज़ महंगी होती थी उसका नोटिस लेते थे। अगर वो पहले 10 रुपए की चीज़ मिल रही थी, जब नोटिस लेते थे तो वही चीज़ जो है 20 रुपए की हो जाती बिल्कुल थी। ऐसे ही वो बढ़ जाती थी, कम होने के बजाय उसकी कीमत बढ़ जाती थी। और वक्त ये आ गया था कि अवाम कहती थी कोई चीज़ महंगी हुई है ना तो अवाम ये कहती थी या अल्लाह तो प्राइम मुझे मिनिस्टर अखलाक नोटिस ना ले। साहब, ये मुझे बताएं कि ये जो सारा ऑपोजिशन का मामला जो अब अपने कार्ड शो कर रही है, इसका मतलब है कि ये रिसेंटली मामलात नहीं तय हुए, ये बहुत पुरानी गेम चल रही थी, उन्होंने ये गेम चला रहे थे, तो क्या हुकूमत को जरा भी शक नहीं हुआ? हुकूमत मेरे ख्याल से आप देखें ना, इतनी चीज़ें हो रही हैं हाँ। और बाकायदा तौर पर हुकूमत के पास बहुत सारे वसाइल होते हैं, उनके पास मुख्तलिफ अदारे होती हैं, IB है हाँ। और पुलिस है और बड़े बड़े बहुत कुछ है। वो उनको मुसलसल इंडिकेट कर रहे थे कि आपके लोग मुलाकातें कर रहे हैं, ठीक है, आपके लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन शायद प्राइम मिनिस्टर संजीदा नहीं लिया संजीदा हुकूमत नहीं ने हमारी। और जब संजीदा लेना चाहिए था उस वक्त नहीं लिया, अब संजीदा ले रहे हैं। अब तो अब जो है इत्तेहादी नहीं मान रहे हैं, ये जो बाकी कार्ड्स जो अभी शो होने हैं वो भी नहीं मान रहे। तो मुझे बताइए अखलाक साहब, अगर लाहौर की बात की जाए तो यहाँ पर जो कारकुनान है वो कितने मुतहरिक हैं PTM के हवाले से या नून लीगियों के, क्योंकि हमने देखा इलेक्शन से पहले ही मुतहरिक होते हैं कारकुनान, तो कितनी बड़ी तादाद में निकलेंगे हमजा और मरीम के साथ लॉन्ग मार्च में? अच्छा मुनीब भाई, इस सिनेरियो में ना जब लॉन्ग मार्च की कॉल आई तो उसमें सबसे ज्यादा मुतहरक हुए हैं वो पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ। ठीक है। उन्होंने बाकायदा तौर पर, ये होती है प्लानिंग आपकी एक पॉलिटिकल पार्टीज की, जैसे ही उन्हें इंडिकेट मिला उन्होंने रोजाना की बुनियाद पर, हम देखते रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पर 2-2, 3-3 हलकों की जो है ना वो लोगों को बुला के मीटिंग्स करते रहे कि आपने भी ये इस तरीके को लॉन्ग मार्च हो रहे हैं, आपने ये करना है, आपने वो करना है, आपके जिम्मे ये ड्यूटी होगी, आपने अपना ये काम करना है, लोगों को निकालना है, कैसे निकालना है, ट्रांसपोर्ट, खाना पीना, ये वो सारी प्लानिंग की। ये सिर्फ और सिर्फ लाहौर की मैं बात नहीं कर रहा, ये पूरे पंजाब की बात कर रहा हूँ। लोगों को बुला कर उनसे मीटिंग्स की। अच्छा। फिर लाहौर में क्या हुआ, लाहौर के हर हल्के की जो है वो बाकायदा तौर पर हमजा शहबाज शरीफ के जेर सदारत इजलास हुए, मीटिंग्स हुई, ठीक है, जिसमें एक एक कारकुन को कहा गया कि आपका ये काम होगा कि आपने लोगों को घरों से निकाल कर आपने यहाँ पर पहुंचाना है। ये इस तरीके से जो है ना वो प्लानिंग के साथ वो चलते रहे। अब ये कहा जा रहा है कि 26 तारीख को जो है वो मरियम नवाज और हमजा शहबाज शरीफ जिस लॉन्ग मार्च की जो क़यादत है वो करेंगे। मॉडल टाउन से 2 बजे ये काफिले जो है रवाना होंगे। ठीक है। तो जो कसूर, उकाड़ा, इस इर्द गिर्द के जो शहर हैं, करीबी शहर हैं, वो लोग यहाँ पर आएंगे लाहौर में। लाहौर से यहाँ से काफिला निकलेगा, उनका पड़ाव जो होगा वो पहला वो होगा गुजरांवाला में। ओके। रास्ते में जगह जगह लोग मिलते जाएंगे, जैसे जो उस तरफ से नारोवाल और मरीती के लोग हैं वो काला शाह काकू वहाँ पर इकट्ठे होंगे, वहाँ से ये इनके साथ मिलते जाएंगे। तो ये पहले इनकी स्ट्रेटजी थी कि जो लाहौर का काफिला जाएगा इनके साथ वहाँ पर गुजरांवाले तक, वो वहाँ से वापस आ जाएगा। अच्छा। अब इन्होंने अपनी फिर हिकमत अमली चेंज की है और इन्होंने कहा कि नहीं, जो यहाँ से जाएगा वो एंड तक इस्लामाबाद तक जाएगा। अच्छा। और 2 रोज का इन्होंने राशन का कहा हुआ है कि अपने लोगों को कि 2 रोज तक आपको बैठना भी पड़ सकता है अभी इब्तदाई तौर पर। अगर इसको प्रोलॉन्ग करते हैं तो उसके भी इंतजाम उन्होंने किए होंगे, लेकिन अभी तक जो किया है वो ये है कि इन्होंने कहा कि 2 रोज का खाना पीना आपके पास होना चाहिए और कोई ये मत सोचे कि वहाँ से वापस आ जाएगा। अगर जरूरत आपको पड़ी तो हम इसको मजीद आगे बढ़ा भी सकते हैं। ये तो मुझे अखलाक साहब ये बताएं, नून लीग के अहदेदारान से आपकी बात हुई होगी, तो वो कितने पुरुमीद लगते हैं तहरीक अदम एतमाद के हवाले से? अगर तो नंबर गेम्स की मैंने जिस तरह आपको बताया तो उस हिसाब से तो वो बहुत पुरुमीद है और इवन के मुस्लिम लीग नून के कारकुनान भी पुरुमीद हैं। जबकि अगर दूसरी जानिब देखा जाए हुकूमत की जानिब से गो के वो देर से क्वेश्चन शुरू हुए हैं लेकिन वो भी लगे हुए हैं। वो भी जो उनके तरीन ग्रुप के जो लोग हैं उनको मनाने का सिलसिला जारी है। वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से जो खुसूसी कमेटी तश्कील दी गई है वो बाकायदगी थे जो नाराज अरकान है उनसे मुलाकातें कर रही हैं। मुलाकातें कर रही हैं, मनाने का सिलसिला जो है वो जारी है। लेकिन वो अब क्या मनाएंगे, क्या उनको पैकेजेस दे रहे हैं, उनको अब ये कहा जा रहा है कि आपके हलकों में तरक्याती जो काम है वो हम करवाएंगे, तरजीही बुनियादों पर होगा, आपको फंड्स मिलेंगे, आपके काम नहीं रुकेंगे। अब मेरे ख्याल से ये
लेकिन अखलाक साहब, वजीर आजम तो बार वहाँ ये कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, अभी लड़ाई शुरू हुई है, इस्तीफा कहीं और से आएगा। कहाँ से आएगा इस्तीफा, इस हवाले से कुछ सामने आया? ये ना हो कि जमहूरियत को नुकसान पहुंचे इस सारे मामलात की वजह से। मुनीबा, जो मौजूदा सूरत हाल है वो हाँ। बड़ी तेजी से कशीदगी की जानिब बढ़ती हुई नजर आ रही है मुझे तो। अच्छा। और जो प्राइम मिनिस्टर का ये कहना है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा ही होता रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर या जो भी बड़े ओहदेदार होते थे तो वो यही कहते थे कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, तो वो उन्होंने इस्तीफा दिया। आपके माजी में ज्यादा दूर नहीं जाते, नवाज शरीफ ने कहा था कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा। बिल्कुल ठीक है। इसाक खान साहब ने उनसे इस्तीफा लिया जी। वो खुद भी गए, नवाज शरीफ भी गए। फिर उसके बाद जनरल मुशर्रफ थे, उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, तो लोगों ने देखा वो इस्तीफा दे के गए। अब हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर उसके बाद नवाज शरीफ जब आए, उनसे कहा जाता था कि इस्तीफा इस्तीफा इस्तीफा, उन्होंने कहा इस्तीफा नहीं दूंगा, मेरी सीट बड़ी मजबूत है। हाँ। तो लेकिन वो फिर भी उनको भी जाना पड़ा। अब प्राइम मिनिस्टर हमारे ये कह रहे हैं कि जी मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। मुझे ये बता दीजिए कि वो आखिरी गेंद जो है वो ये सियासत का मैदान है, ये क्रिकेट का ग्राउंड नहीं है जहां पर आप कहें कि आखिरी बॉल पे छक्का मारा। लेकिन वो तो यही कह रहे हैं ना कि जो 27 मार्च को हम लोग जलसा करने वाले उसमें सरप्राइज दूंगा, तो ये कहीं सरप्राइज तो नहीं है? मुनीबा, अब अपोजिशन दबाव बढ़ा रही है प्राइम हाँ। मिनिस्टर के ऊपर कि वो मुस्ताफी हो जाए। हाँ। ये सारी जितनी भी वो अपनी हिकमत अमली इख्तियार कर रहे हैं वो इस तरफ जा रहा है मामला। अब मुझे ये बताएं कि अगर आपके इत्तेहादी आपसे अलहदा हो जाते हैं तो प्राइम मिनिस्टर क्या सरप्राइज दे सकते हैं? अगर आपके मुनहरफ अरकान जो हैं वो बड़ी तादाद में इस्तीफे दे देते हैं, आपके पास कौन सा सरप्राइज है? बिल्कुल ऐसे और फिर अगर वो इस्तीफे की जो बात है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा कोई और देगा, तो क्या शहबाज शरीफ के इस्तीफे से फर्क पड़ जाएगा? नवाज शरीफ या किसी और के बिलावल भुट्टो जरदारी के इस्तीफे से फर्क पड़ जाएगा, या किसी और अपोजिशन तो नहीं ना इस्तीफा देगी? ये जो इंडिकेशन जो प्राइम मिनिस्टर ने दिया है ये कशीदगी की जानिब वाज़ेह इशारा है। और हमारे इस वक्त आप ये भी कह सकती हैं कि मुल्क पर जो है ना वो बादल मंडराए हुए हैं। अच्छा, ये बिल्कुल तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो सकती है? कितने चांसेस है, क्या लगता है आपको? जो ज़मीनी हकायक हाँ। है उसके मुताबिक तो नंबर्स गेम जो है ना वो अपोजिशन के पास ही है। 200 से ऊपर हुई है, 200 से ऊपर हुई है, जिसके इंडिकेशन सामने नजर आ रहे हैं। सबके सामने बिल्कुल ऐसे ही है। अखलाक अहमद बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। अखलाक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं और बदलती हुई सूरत हाल के वाले से हम बात कर रहे थे कि सियासत में खलबली मची हुई है, अपोजिशन अपने कार्ड जो है वो शो करवा रही है और हुकूमत जो है ऐलानात पर ऐलानात करती जा रही है। लेकिन अब देखते हैं कि जब लॉन्ग मार्च होगा जो 26 को होने वाला है, आज उसकी डेट थी लेकिन अब उसको 2 दिन के लिए मौखर कर दिया गया है, 26 को होगा। लेकिन उससे पहले इत्तेहादियों की जानिब से जो एक ऐलान किया जाएगा कि वो हुकूमत का साथ दे रहे हैं या फिर अपोजिशन की तरफ उनका रुझान ज़्यादा है। उसके बाद पता चलेगा कि लॉन्ग मार्च कामयाब होगी या नहीं होगी, या क्या नताइज निकलते हैं इस सारे तहरीक अदम एतमाद के हवाले से। तो ये आज ग्राउंड रियलिटी हम लोगों ने आपके सामने पेश की है, क्या क्या चल रहा है। लाहौर की बात की है, बाकी हलकों की बात की है कि किस तरह का जो नताइज है वो सामने आने वाले हैं। जनाब, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक मिलते हैं, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए इंटरटेनमेंट की दुनिया के हवाले से, तो कोरोना वबा की तबाहकारियां थमते ही ना सिनेमा घरों की रौनकें दोबारा से बहाल होने लगी हैं। और खुश आइंद बात यह है कि नई आने वाली पाकिस्तानी फिल्मों को शायकीन की जानिब से खूब पजीराई भी मिल रही है और पसंद भी किया जा रहा है। तो लॉलीवुड की नई रोमानवी कॉमेडी फिल्म गोलगप्पो भी सिनेमा की जीनत इस वक्त बन चुकी है। तंज़ो मज़ाह से भरपूर इस फिल्म की कहानी एक दिलचस्प प्लॉट का अहाता करती है, जिसे फनकारों की जानदार अदाकारी और कहकहों से भरपूर मुकालमों ने 4 चांद भी लगा दिए। डायरेक्टर जुबैर शौकत की डायरेक्शन में बनी फिल्म की स्टार कास्ट में सखाफत नाज है, ज़ारा नूर है, रूही खान है, अशरफ खान है, अहमद अब्दुर्रहमान, जुनैरा माहम, रजिया मलिक, आलिया बुखारी और लुबना भट्ट शामिल हैं, जिन्होंने अपने किरदारों से इंसाफ करके गोलगप्पों को मुकम्मल एक फैमिली तफरीही फिल्म बनाया। तो इस फिल्म की कहानी क्या है
और शायकीन की जानिब से कैसा रिस्पांस मिल रहा है, इस पर आज हम बात करेंगे। तो इस फिल्म में लीड रोल करने वाले टीवी, थिएटर, लाइव परफॉर्मेंस के वर्सटाइल फनकार सखावत नाज और जो एक नए अंदाज में हमें शायकीन को तफरीह फराम करने के लिए बतौर हीरो रोमानवी कॉमेडी फिल्म गोलगप्पों में जलवागर हैं और अपनी जो अदाकारी के जौहर दिखा रहे हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और उसके बाद जो है ज़ारा नूर जो है वो भी हमें ज्वाइन करेंगी। लेकिन सखावत साहब, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी जी बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जागो लाहौर का और दुनिया न्यूज़ का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुला के अपने चाहने वालों से बात करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी नई आने वाली फिल्म जो है वो रिलीज हो चुकी है। बताइएगा इस फिल्म के हवाले से थोड़ा सा कि क्या इसका मौजू है, किस तरह की ये फिल्म है? ये फिल्म एक बहुत लाइट कॉमेडी वे पे ये बनाई गई है, लेकिन ये इशू है कि वो जो अक्सर होता है कि लड़कियाँ खाने पीने की जो शौकीन होती हैं वो बल्कि हेल्दी सी हो जाती हैं, मोटी सी हो जाती हैं, फिर उनको रिश्तों में प्रॉब्लम होती है, कुछ देखने वाले उनका मजाक उड़ाते हैं, कुछ ये करते हैं। इस मौजू पे बनी हुई ये फिल्म है और फैमिली के लिए ये एक खूबसूरत फिल्म है। अच्छा। मैं देखने वालों को ये कहूँगा कि ये फिल्म आप जब बच्चों के साथ, फैमिली के साथ ईजी होकर आप देख सकते हैं। और इसमें जो मेरे वाला जो एज ए हीरो का रोल है वो इसमें ये बताया गया है कि ये जब मोहब्बत हो जाती है ना बंदे को, फिर उसको कुछ नहीं नज़र आता है, मोटा है, पतला है या कोई क्या है। तो ये हर इंसान के लिए अल्लाह ताला ने एक उसका पेड़ बनाया है, उसको चाहने वाला बनाया है, उसको देखने वाला। मतलब को मोटी है तो उसका भी अल्लाह ताला ने कोई जोड़ बनाया हुआ बिल्कुल ऐसे ही है। है। तो उसकी तलाश में ये फिल्म है कि उसके चाहने वाला उसको मिलता है, रिश्ते आ रहे हैं, वो छोड़ छोड़ जा रहे हैं। तो फिर ऐसा है बंदा मिलता है, वो कुछ भी नहीं देखता, वो कहता है कि मुझे आप सारी दुनिया से हसीन हुआ। बिल्कुल तो ऐसे ही है। आपसे तो इसको रिलीज भी हुए एक हफ्ता मैक्सिमम होने वाला है, तो कैसा रिस्पांस मिला आप लोगों को जब इसकी रिलीज डेट आई? जी हमारे जो डायरेक्टर है ना जुबैर शौकत साहब, उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा रिस्पांस है, क्योंकि एज ए प्रोड्यूसर भी वो ही हैं, एज ए राइटर डायरेक्टर भी वो है। ओके। तो जाहिर है उनकी जो मतलब ओपिनियंस होगी, जो उनकी रिपोर्ट होगी, वो हम उस पे अमल करेंगे। और सिनेमा घरों में भी जाके मैंने देखा, मैं खुद भी फिल्म देखने अपनी फैमिली के साथ गया था, तो बहुत अच्छा रिस्पांस था। लेकिन चाहने वालों ने कुछ ये कहा कि मेरा जो रोल है वो काफ़ी लेट आया है, अच्छा, देर से आया है, लेकिन जब आया है तो फिल्म का एक कलर और हो गया और तरह का लोगों ने उसको महसूस किया। या ये हमारे डायरेक्टर साहब के जो अपनी कोई मतलब थी, उन्होंने स्क्रिप्ट के हिसाब से ऐसा मुझे लेट एंट्री किया या जो भी किया, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पांस था। लेकिन जब आप तक ये फिल्म का स्क्रिप्ट आया, आपको जो पता चला आप लीड रोल कर रहे हैं एज अ हीरो, जिसमें आपने अदाकारी दिखानी है, तो तब आपको कैसा फील हुआ? क्या अपना रोल पढ़ के आपको कैसा लगा? रोल तो बहुत अच्छा था, लेकिन ये खूबसूरत तो मुझे इसलिए लगी कि ये एक फैमिली के लिए फिल्म है और स्टोरी बहुत अच्छी थी और इसको बंदा वो जो आजकल फिल्में चल रही हैं उससे थोड़ी सी हटके थी। अच्छा। इसलिए मैंने इस फिल्म को बहुत शौक से और मर्जी से किया। और जब स्क्रिप्ट मैंने सुना और देखा तो मुझे अच्छा लगा, तो फिर मैंने ये आंखें बंद करके ये फिल्म कर ली। और माशाल्लाह अब उसका रिस्पांस भी अच्छा है। फिल्म देखने वाले लोग काफ़ी आ रहे हैं, काफ़ी उनकी मतलब राय भी मिल रही है कि ये थोड़ा सा पहले आप आ जाते, जो मैं मुझ तक पहुंची है कि आपका रोल थोड़ा सा पहले आना चाहिए था, आगे आना चाहिए था, आपको हम देखने आए थे। तो मैंने कहा यार ये जो फिल्म होती है ये डायरेक्टर साहब की होती है, वो उनको जिधर सूट करेगा वो उधर हीरो को लाए, विलन को लाए, हीरोइन को लेकर आए। तो इट्स मतलब मुझे जितनी जहाँ तक मैं ज़ाहिर है मुझे अपना काम तो अच्छा लगेगा ही, लेकिन जो लोग मेरे साथ बैठ के फिल्म देख रहे थे उन्होंने बताया कि आप जब आए तो फिल्म की कोई मतलब शेप चेंज हो गई, और ज्यादा चार चांद लग गए थे, स्पीड बढ़ गई उसकी थोड़ा सा। हमारा जो स्टाइल है, चाहने वाले जो देखना चाहते हैं, तो ये उनकी मोहब्बत है, वरना मुझे नहीं कोई ऐसा था कि मैंने बहुत अच्छा काम किया या बहुत अच्छा लगा। तो लेकिन आप मुझे बताइए कि ये जो फिल्म में कौन सा ज्यादा आपको पसंद है, कोई सीन जो सबसे ज्यादा आपको पसंद हो इस फिल्म में? इसमें काफी सीन ऐसे हैं जो कि एक तो ये गाना मुझे बड़ा अच्छा लगा इसमें, एक वो मेरी शादी का गाना है दूसरा वाला, अच्छा वो भी होता है, वो भी अच्छा है। और इसमें एक वो था जहाँ पे मैं रिश्ता देखने आता हूँ तो
वो मेरे सामने मिठाई रखते हैं तो 8-10 वो गुलाब जामुने वगैरह होती है, वो मैं खाता हूँ। अच्छा। और मुझे नहीं पता था कि बाद में ऐसा करना पड़ेगा। पहले सीन में वो 3-4 मैं खा गया, ठीक है, एज ए कॉमेडी, मुंह भी भर गया, हाँ, बातें भी कर रहा हूँ, तो लाफ्टर हो रहे हैं, ठीक है, तो मैंने वो 3-4 खा ली। तो अब जब वो पहले वाला सीन ओके हुआ, उन्होंने कहा जी दोबारा, अब 2 शॉट में था, तो ठीक है। अब ये हम पहले 3 शॉट में, मास्टर शॉट में था, ठीक। अब 2 शॉट में होगा। हाँ। 2 शॉट में आया तो फिर मुझे 4 की 4 खानी पड़ी। तो फिर अब जी सोलो क्लोज है, जब ओके। सोलो में आया तो फिर 3-4 खानी पड़ी। तो अब कह रहे बिग क्लोज है, मैंने कहा भाई मुझे माफ कर दो। मेरे मतलब मेरे अंदर मिठाई की दुकान बन गई। मतलब इतनी मिठाई खानी पड़ेगी आपको? 8, 10, 12 वो खानी पड़ी मुझे उस वक्त, लड्डू खाने पड़ गए आपको? क्योंकि फर्स्ट सीन में मैंने खाए थे, ठीक जो है। आगे कटिंग बननी है, आपको वो नहीं तो आइडिया था ना कि दोबारा दोबारा से दोबारा हो दोबारा जाएगा? होगा, तो वो बड़ा मजा आया उसका मुझे। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, इतना नहीं खाना चाहिए। तो थोड़ा मुझे बताइए कि कहाँ पर ये फिल्म जो है इसकी शूटिंग हुई है पाकिस्तान में? ये सारी पाकिस्तान में हुई अच्छा। है, ये किले में हुई है, और ये अपना बादशाही मस्जिद में भी है, और लाहौर के अंदर ही। अच्छा, लाहौर के अंदर ही ये हाँ, पूरी फिल्म शूट हुई है? जो पार्क है जहाँ पे, अच्छा, उसमें हुई है सारी। तो मेरे शॉट, मेरी शूटिंग जितनी भी है यहीं पे हुई सारी, लाहौर में, पंजाब में ही, लाहौर पंजाब, में ही हाँ, इसको लाहौर में। दिखाया गया है। लाहौर की सारी एक फैमिली दिखाई गई है। जी हाँ, बिल्कुल। नहीं, फैमिली तो एक मतलब हिरवन की फैमिली दिखाई गई है। अच्छा, मेरे वाला रोल था जब मैं रिश्ता लेने आता हूँ, तो वो जो लुबना आप भट्ट लाहौरी दिखाए गए हैं? अच्छा, लुबना भट्ट साहबा जो मेरी वालदा का रोल उन्होंने किया, एक ही एंट्री थी उनकी। वो रिश्ता देखने जब आते हैं तो उसके बाद फिर ये चल जाता है। असल में दिखाया कि ये लड़की को खाने का शौक है, माँ उसकी रोक रही है कि बेटा शादी नहीं होगी, रिश्ते नहीं आएंगे, तो उसको क्या करोगे, अपनी डाइट को कम करो। और तो ये आजकल की मेरे ख्याल से सर ये हर घर रियलिटी की है। हाँ जी, हर घर की ये प्रॉब्लम है। एक बच्चा जरूर ऐसा होता है जो कि बहुत ही खाने, ऊपर से जो फास्ट फूड चला है ये वैसे ही बंदे को हेल्दी करता है, बिल्कुल ऐसे ही है। ताकत रहती नहीं है, जिस्म बढ़ जाता है। तो थोड़ा सा उस मौजू पे मुझे अच्छा लगा, लाइट मौजू, लाइट कॉमेडी, हाँ। और बिल्कुल लाइट सी फिल्म है। और इशू है, मतलब बहुत बड़ा इशू है ये, खासतौर पर खवातीन के हवाले से, लड़कियों के हवाले से। जी हाँ, जी हाँ, जी। तो उसको हाईलाइट किया गया है कि हर किसी का दिल होता है, बिल्कुल वो खा तो सकते हैं। अच्छा, हाँ, दूसरी बात ये है कि ये जो हमारी मुआशरा है, हमारे देखने वाले, चाहने वाले, ज्यादा मोटा हो जाए उसका मजाक उड़ाना शुरू बिल्कुल कर ऐसे है, देते हैं। ज्यादा पतला हो तो उसका भी ज्यादा मजाक पतला हो जाए उड़ाते उसका हैं। हो जाता है। ये मतलब किसी तरफ जीने नहीं देते बंदे को। तो ये नहीं होना चाहिए बंदे को, मतलब इंसान तो है ना वो, मोटा हो गया उसमें बस में नहीं है, कोई अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता मेरे बिल्कुल हिसाब ऐसे ही है। से। मतलब ये एक मैसेज दे रही है लोगों को ये कि उन्होंने किस तरह बिल्कुल। करना है। और बहुत ही जबरदस्त मैसेज है, और खास तौर पे वो जो लोग हैं जो दिल पे लगा लेते हैं मुझे स्मार्ट सी लड़की चाहिए, फिर कोई कहता मुझे मोटी सी चाहिए, कोई फलां चाहिए फलां। ये अल्लाह ताला के बनाए हुए, जैसे बुजुर्ग कहते हैं कि जोड़े इस्मानत बन दे। तो मेरे ख्याल में उस पे हम बंदे को यकीन होना चाहिए बिल्कुल कि ऐसे जो ही है। मेरे नसीब का है वो ही मुझे वो ही मिलेगा। मुझे मिलेगा, एग्जैक्टली। तो मुझे बताइए सर, कब से इसकी शूटिंग जारी थी और कब खत्म हुई इसकी शूटिंग? ये तो मेरा ख्याल पिछले साल की शूटिंग है ये। अच्छा, और मेरा काम तो था 8-10 दिन में मेरा ख्याल मुकम्मल किया अच्छा, मैंने। 8-10 दिनों में आपने अपनी मुकम्मल अदाकारी कर के लिया। जोहर दिखाए और हाँ, वो खत्म हो गया। मसरूफियात की वजह से फिर उनसे डन हुआ था जितने दिन में आपको दे सकता हूँ। उसके बाद फिर 2-4-6 दिन जो डबिंग के लिए लगे अच्छा, वो हुए हैं। तो काफी मतलब फिर कोरोना आ गया था बीच में, हाँ, उस हाँ। वजह से ये फिल्म तो थोड़ी सी डिले रोक हो ली गई। गई, डिले हो गई थी। तो अब जब मौका मिला तो ये रिलीज हुई। तो और जब बड़े पर्दे पे दिखाई गई तो लोगों ने बड़ा अच्छा बहुत रिस्पांस अच्छा दिया और बहुत response था। पसंद किया गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। इतनी अच्छी जब उसमें कास्ट होगी तो लोग क्यों नहीं जाएंगे वहाँ पर देखने। और वैसे भी ये फैमिली कॉमेडी फिल्म थी, तो जिन लोगों ने नहीं देखी तो उनसे यही मैं बोलूँगी कि जनाब आप जाइए अपनी फैमिली के साथ, देखिए जाकर। सखावत नाज साहब हमारे साथ मौजूद है, वर्सटाइल एक्टर हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं, और बेस्ट ऑफ लक। और इसी तरह हम चाहते हैं कि जनाब ये जो हमारे सिनेमा घर हैं ये इसी तरह आबाद रहें, और जो पाकिस्तानी फिल्में हैं उनको हम सपोर्ट करते रहें। अब आगे बढ़ें और आपको बताएं कि जनाब उर्दू ज़ुबान के शौराए आफाक इनकलाबी शायर हबीब जालिब का 94वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है।
हबीब जालिब सन 1928 में सूबा पंजाब के ज़िला होशियारपुर में पैदा हुए थे और 1957 में हबीब जालिब का पहला मजमूआ कलाम मंजर-ए-आम पर आया, जिसके बाद उन्हें अदबी हलकों में पजीराई हासिल होने लगी और हबीब जालिब के लातादाद अशार जुबान ज़द-ए-आमो ख़ास हुए और ख़ास तौर पर उनकी नज़मों ने इक़्तिदार के ऐवानों में कहर बर्पा कर दिया और सियासी जलसों में पड़ी गई उनकी नज़में और आमरीत के खिलाफ मुज़ाहमत उनका तुर्रा इम्तियाज़ था। तो मुझे अब आप इजाज़त दीजिए, जाते जाते हबीब जालिब की एक नज़म है, आप वो सुनिए। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।